कच्चे तेल पे बात की जानी चाहिए नरेंद्र जी से। तनेजा जी, सर क्रूड एक बार फिर से ऊपर की तरफ थोड़ा सा रुझान दिखा रहा है। एक तो ये था कि आईए की रिपोर्ट में था यूएस में ड्रॉडाउन था तो थोड़ा सा उसकी वजह से हुआ, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है कि क्रूड थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। क्या परिस्थितियां बदल रही हैं क्या? देखिए, अभी जो आप जिसका जिक्र कर रहे हैं ट्रेंड का, उसके तो मुख्यतः दो कारण हैं। एक तो वो लोग जिन्होंने लॉन्ग पोजीशंस ले रखी थी, वो थोड़ा सा उन्होंने चेंज किया है अपने पोजीशन को, लॉन्ग पोजीशंस की जगह जो है वो मतलब आउट हुए हैं। तो एक बहुत बड़ा एक कारण वो है। लेकिन जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि बाजार इस बात का इंतजार कर रहा है कि ईरान जो है वो बदले में क्या कार्रवाई करेगा। क्योंकि अभी तक ईरान ने इतना लंबा समय लिया है, तो ऐसा लगता है कि ईरान करेगा तो जरूर कुछ, लेकिन क्या वो होगा, क्या वो बहुत जबरदस्त होगा, क्या उससे वॉर एस्केलेट हो जाएगी, उसको लेकर के बाजार में तनाव है। लेकिन बाजार का एक बहुत बड़ा हिस्सा ये मान के चल रहा है कि चूंकि ईरान ने इतना लंबा समय लिया है और हमास का नेता वो मारे गए थे, ईरान का नेता कोई नहीं था, तो इसलिए जो है वो मेजर्ड रिस्पांस होगा। मतलब रिस्पांस तो होगा, ऐसा होगा जिससे उनका आत्मसम्मान जो है वो बरकरार रहे, लेकिन पूरा युद्ध में वो तब्दील हो जाए वो शायद नहीं चाहेगा। तो लेकिन इसको लेकर के बाजार में थोड़ा सा जो है एक सस्पेंस, असमंजस की स्थिति बनी हुई है और ये आपको कीमत में रिफ्लेक्ट कर रही है। लेकिन डिमांड एंड सप्लाई में जिस तरह का डिमांड को लेकर के काफी पेसिमिज्म था, बहुत निराशावाद था कि भाई डिमांड तो बढ़ेगी नहीं, सप्लाई बढ़ रही है, सप्लाई डिसरप्शन तो हुआ नहीं, तो कहीं कीमतें ऐसा ना हो बहुत नीचे लुढ़क जाएं। अब उसको लेकर के बाजार थोड़ा आश्वस्त हो गया है कि डिमांड जो है वो कम नहीं होने वाली और हो सकता है थोड़ी सी डिमांड जो है वो बढ़े। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है जो कीमतों में रिफ्लेक्ट कर रहा है। और मेरा अपना मानना है कि आप डिमांड, सप्लाई, जियोपॉलिटिकल, ये सबको अगर मिला करके देखते हैं, एक बास्केट में डाल के देखते हैं, तो कीमतें 80 के आसपास घूमेंगी। हो सकता है कभी 75 हो जाए, ये भी हो सकता है 72 हो जाए, पर ये भी हो सकता है 86 हो जाए या 90 को टच कर जाए। लेकिन अगर आप औसत निकालते हैं आने वाले 4-5 महीने के अंदर, वो 80 के आसपास घूमनी है, क्योंकि ये वो कीमत है जियोपॉलिटिकल फैक्टर को भी अंदर ले रही है और साथ साथ डिमांड को लेकर के भी उसको फैक्टर इन करके चल रही है। अब कोई बहुत बड़ा ट्रिगर जियोपॉलिटिकल हो जाए, यूक्रेन में हो जाए, या ट्रंप साहब सत्ता में आ जाए, उससे कुछ तब्दीली हो जाए, या कहीं तैवान को लेकर के कोई बहुत बड़ा कुछ फसाद शुरू, ऐसा कुछ है तो वो अलग बात है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो ये जो 80 के आसपास कीमत घूमेगी। 72, 75 हो जाए तो सेलिब्रेट ना करें, और 85 या 88 या 90 भी छू जाए तो बहुत ज्यादा घबरा नहीं। तो क्या तनेजा ये एक्सपेक्ट करना चाहिए कि मामला थोड़ा ठंडा हो गया है खाड़ी में, और जो एक डर जैसा लग रहा है कि पता नहीं ईरान करेगा क्या करेगा, हो सकता ना भी करे, एक सेंसिबल तो यही होगा कि कुछ ना करे? नहीं, देखिए, ईरान की सबसे बड़ी जो उनकी क्या है कि ईरान की आर्थिक जो स्थिति है वो ठीक नहीं है, और जो नए राष्ट्रपति वहां से आए हैं, जिस हिसाब से उन्होंने जो पुराने विदेश मंत्री थे उनको वापस लेके आ गए वो सलाहकार के रूप में, और एक तरह से उनको उपाध्यक्ष टाइप का बना दिया है, तो कहीं ना कहीं वो संकेत ये दे रहे हैं कि वो लोगों से, दुनिया से बातचीत करना चाहते हैं। और दूसरी तरफ चीन का वहां इतना निवेश हुआ ईरान के अंदर, चीन कुल मिलाकर टोटल $430 बिलियन वहां इन्वेस्ट कर रहा है, जिसमें से 120 के आसपास कमिट होकर शुरू हो चुका है। रूस इस समय यूक्रेन में उलझा हुआ है, और ईरान रशिया को ड्रोन्स भी दे रहा है, एमिनिशन भी दे रहा है। रूस नहीं चाहता कि ईरान का ध्यान कहीं और बटे, और चाइना तो पैसे के पीछे चलता है। चाइना का यह है कि उनका इन्वेस्टमेंट नहीं खराब होना चाहिए और ध्यान भी नहीं बढ़ना चाहिए। तो ईरान अपने आप को बहुत बड़ा कदम उठा लेगा जिसमें अमेरिका उलझ जाए, वो ऐसा नजर आता नहीं है कि वो अफोर्ड नहीं कर सकता। इसलिए ये कि जवाब तो उनको देना पड़ेगा, जवाब तो वो देंगे, किसी भी दिन दे सकते हैं, हो सकता है आज ही दे दें, लेकिन वो एस्केलेट हो जाएगा पूरे युद्ध में, ऐसा लगता नहीं है। इधर बाइडेन साहब ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है इजराइल को कि भाई अभी तो 6 महीने वही राष्ट्रपति हैं, तो आप युद्ध के बारे में ना सोचें, बाद में क्या होगा वो ट्रंप साहब संभालें। तो इसलिए मुझे लगता है कि कुल मिला के जो है जियोपॉलिटिकल फिलहाल स्थिति अंडर कम, लेकिन हमको ये ध्यान नीरज रखना पड़ेगा कि मिडिल ईस्ट की स्थिति आज ये है कि चारों तरफ बारूद फैला हुआ है। हर एक की कोशिश है बारूद में जो है वो चिंगारी ना डालें, लेकिन अगर दुर्घटना, एक्सीडेंट से कोई चिंगारी डल जाती है और एस्केलेट हो जाता है, वो उसको एकदम आप नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि जहां बारूद होता है और तमाम सारी चिंगारियां आसमान में घूम रही होती है, दुर्घटना की भी संभावना बनी रहती है। तो अगर उसको हटा दें आप, तो मुझे लगता है कि कोई ज्यादा परेशानी की बात नहीं है। अब आजकल तो आप देखिए ना सर, पूरी दुनिया में चिंगारी लगा ही रहे हैं लोग, बिल्कुल, अगल बगल सब तरफ, तो ये तो एक खतरा बहुत बना हुआ है। तो अगर जी ये वाला सिचुएशन थोड़ी अलग हटाएं, अगर हम प्योर डिमांड पे आए, तो डिमांड भी हमको लगता है काफी सप्रेस है, खासतौर पे चाइना की ओर से।
नहीं देखिए, चाइना तो बहुत बड़ा बाजार है तेल का, और आपको पता है दुनिया का सबसे बड़ा खरीदार भी चाइना होता है, लेकिन अभी चाइना से डिमांड बढ़ेगी ऐसा नहीं लगता, और बाजार कहीं ना कहीं उसको फैक्टर इन कर लिया है। अगर चाइना में डिमांड घट जाती है ना, कोई सब्सटेंशियली घट जाती है, मान लिया 1.2 मिलियन बैरल्स या 1.5 मिलियन बैरल्स, या आप 8 लाख बैरल, तब फिर बाजार में उसकी चिंता आपको दिखेगी, कीमतें घटेंगी। लेकिन चाइना जो है उसके पास पेट्रोकेमिकल और तेल को इंपोर्ट करके रिफाइन करके बेचना, पेट्रोकेमिकल की शक्ल में बेचना, स्टोर करना, इन तीनों की कैपेसिटी काफी है। तो चाइना कोई बाजार को या दुनिया को ये मैसेज नहीं देगा क्योंकि तेल की डिमांड कम हो गई, अर्थात चीनी अर्थव्यवस्था जो है वो बहुत ज्यादा परेशानी है। तो चाहे वो उठा करके अपने स्टोर में तेल को रख ले या वो पेटकेम बना करके उसको स्टोर कर लेगा, लेकिन चाइना इस बात का बड़ा ध्यान रखेगा कि गलत मैसेज दुनिया में ना चला जाए। तो मुझे अभी उसको लेकर बहुत चिंता नहीं है। हालांकि चीनी अर्थव्यवस्था जो है वो कहीं ज्यादा परेशानी में है जितना कि बाजार आंक रहा है। जी, सच ढूंढना ही बड़ा मुश्किल काम है क्रूड के बारे में, क्या सच्चाई क्या होगी। तनेजा सर बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। अब चलते हैं रवि के पास और विकास के पास। रवि जी, पहले तो आप बताइए सर, क्या लग रहा है क्रूड में, डोमेस्टिक मार्केट में ट्रेडर्स को क्या करना चाहिए? लॉन्ग शॉर्ट में कुछ है बढ़िया ट्रेड? जब से आपने जो डिस्कशन किया वही स्थिति अभी क्रूड में बनी हुई है, क्योंकि प्राइसेस में थोड़े फंडामेंटल इंप्रूव हुए, बट प्राइसेस ने रिएक्शन भी 6100 से 6400 तक ले लिया है। आज जो नीचे है उसका रीजन है कि अर्ली मॉर्निंग एक न्यूज आई थी, इजराइल अभी मींस नेगोशिएशन के लिए रेडी हुआ है हमास के साथ, और एक वहां पे 15 अगस्त को एक उसका डेलीगेशन है वो नेगोशिएशन में जाएगा। तो अगर कुछ इसमें पॉजिटिव निकल के आता है तो क्रूड में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग यहाँ से दिख सकता है। आई थिंक ये एक सबसे बड़ा फैक्टर है। ऊपर क्यों आया क्रूड? क्योंकि काफी एक्सपेक्टेशंस थी कि यूएस की इन्वेंट्रीज काफी लोअर रहेगी, बट हायर रहेगी, बट इस वीक में जो इन्वेंट्री के एपीआई एंड दोनों ईआई के इन्वेंट्री के डेटा आए, वो डेटा काफी ऑप्टिमिज्म के साथ आए। नेक्स्ट वीक में जो ओपेक का रिपोर्ट आएगा, इसमें डिमांड को लेकर काफी जो परिस्थिति है वो साफ होगी। हालांकि आज सुबह चाइना के जो मैक्रो डेटा है वो काफी सपोर्टिव है। आई थिंक काफी टाइम के बाद जो डिफ्लेशन का खतरा था वो टला है, तो मुझे लग रहा है कि इस हिसाब से प्राइसेस नीचे नहीं आ रहे। ऑप्शन का यूज करें जब तक की स्थिति क्लियर नहीं होती, जिसमें मुझे लग रहा है कि 6400 के स्ट्राइक के आपको कॉल ऑप्शन लेके ट्राई करना है क्रूड में, जो 100 के करीब चल रहे हैं। बाय करें विद स्टॉप लॉस ऑफ 60 एंड टारगेट वुड बी 188। ओके, विकास जी, आप क्या करेंगे कच्चे तेल में? सर देखिए, अगर फंडामेंटली और जियोपॉलिटिकल तो सबने डिस्कस कर लिया। टेक्निकली अगर मैं क्रूड की बात करूं तो 200 डिमो को भी इसने वीकली चार्ट पे रिटेस्ट किया है, जहां पे 6020 के करीब का ये बॉटम बना के वहां से रिवर्स किया है। तो एक रेंज के अंदर क्रूड ऑयल चल रहा है। 6000 से सपोर्ट 6000 6100 एक सपोर्ट का जोन दिख रहा है, और हायर एंड पे 6550 6600 एक रेजिस्टेंस का जोन दिख रहा है। तो वैसे तो जो बायस है टेक्निकल चार्ट्स में बुलिश है, तो कोई भी डिप अगर मिलता है 6300 320 के करीब, तो क्रूड ऑयल पे एक बाई का पोजीशन बनाना चाहिए। 6210 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। हायर एंड पे 6550 एंड 6600 के टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। ओके।